इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य के आरओ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने विस्तार से चर्चा की है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम गुप्त साम्राज्य। क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन है कौड़ी, दिनार, निष्क या पग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिनार। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहयान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी, दिनार इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो हमने अभी पहले डिस्कस किया, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ऑप्शन है काशपण, दीनार, रूपक या निष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक। तो गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि दीनार कहा जाता था। तो चांदी के सिक्के रूपक और स्वर्ण मुद्राओं को दीनार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने, समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त शासकों में से चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासकों श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। एवं वही बात की जाए अगर समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु उसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे यहाँ पर? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या शौसेनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा में बातचीत किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या सांची से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एरर से। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से उचित मिलान करना है। अशोक का सही मिलान है यहाँ पर, प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त का सही मिलान है पर क्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का उचित मिलान है विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त का सही मिलान है क्रमादित्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शंस हैं गुप्त काल, प्रतिहार युग, राष्ट्रकूट या सातवाहन युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। तो गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन है गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे जाहिर होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की
भूमि से उत्पन्न होने वाली आयवीय ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या मगध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त। तो गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल को क्लासिकल एज या क्लासिक युग या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे कुछ इस प्रकार है कि महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कर्ष का काल। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से प्राचीन भारत में गुप्त काल को शासन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में या चोलों में या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इनमें से किसी भी नहीं। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः इस प्रश्न में पूछा गया है कि स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी किस काल में, तो इनमें से किसी भी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1/6। तो सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 या उपज का छठा भाग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन है उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग या उपज का 1/4 भाग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हिंदू विधि द्वारा मान्य कर उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? ऑप्शन है बिना जोती हुई जंगली भूमि, सिंचित भूमि, घने जंगल वाली भूमि, जोती हुई भूमि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वह भूमि जिसे जोता ना गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? तो यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा जोड़वाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? ऑप्शन है भूमाप, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, नगर की भूमि का वर्गीकरण या धार्मिक अनुष्ठान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भूमाप। तो गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यवाप, जोड़वाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाइयां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ऑप्शन है सैन्य अधिकारियों को, सिविल अधिकारियों को, ब्राह्मणों को या दरबारी विद्वानों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राह्मणों को, ऑप्शन नंबर सी। तो गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का जो उद्देश्य था वो था धार्मिक एवं शैक्षणिक था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? ऑप्शन है बिदक भागम, हिरण्य, उदरंग या उपरनिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बितक भागम। तो प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम नाम से जानते हैं या फिर इसे उदक भाग भी कहा जाता था। अब वहीं अगर हिरण्य की बात की जाए तो हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर था और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदरंग अथवा उदरंग कहा जाता है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि पर स्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था।
तो यहाँ पर पूछा गया सिंचाई कर को क्या कहते थे, तो ऑप्शन नंबर ए बेदक भागम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। ऑप्शन है तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु या हाथी दांत के काम हेतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। तो 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे। ऑप्शन है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान या बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। तो घंटाशाला, कदूरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। वहीं अगर बात की जाए घंटाशाला एवं कदूरा की, तो जो पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तोरमाड़ किस जाति दल का था। ऑप्शन है सिंथियन, हूण, यूची या शक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हूण। तो तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। ऑप्शन है बुद्धगुप्त, यशोधर्मन, शशांक या प्रभाकर वर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधर्मन। तो चीनी यात्री हेनसांग तथा साथ ही साथ मंदसौर लेक के साक्ष्य से ये हमें ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य और उसके पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, यशोधर्मन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया वो कौन था। ऑप्शन है युआन च्वांग, फाहियान, सुंगयुन या इत्सिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुंगयुन। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, 545 ईस्वी से 552 ईस्वी और 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। तो दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही उत्तर नहीं। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर कथन नंबर 1, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे और उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। कथन नंबर 1 एवं कथन नंबर 3 सही है। वहीं कथन नंबर 2 की बात की जाए तो गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत नहीं था क्योंकि केंद्रीकृत ना होकर संघात्मक था। तो कथन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए गए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ जेलों में पूर्णतः विद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि ये कथन सही नहीं है कि इसे एक राज्य के आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जाता है कि शतरंज का खेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ था। ऑप्शन है चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में। शतरंज का खेल भारत में ओरिजिनेट हुआ था।
भारत से ईरान एवं उसके बाद यूरोप में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ऑप्शन से एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक छत्रपों पर विजय, या समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों तथा शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शूद्रक द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाद एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है कपिल, गौतम, नागार्जुन या चारवाक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कपिल। तो सांख्य दर्शन की बात की जाए तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में माना जाता है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक या आचार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, सांख्य दर्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया तो कपिल द्वारा, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो यहाँ बताने उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कथन नंबर 1 की, तो सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो कथन नंबर 1 यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनकी मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। यहाँ पर कथन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कथन दिए गए, यहाँ पर बताना है कौन से कथन, दोनों में से कौन से कथन सही है। कथन नंबर 1 की बात की जाए तो कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन नंबर 2, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो यहाँ पर दिए गए कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। जो कथन फर्स्ट सही है। वहीं सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्तियुक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए कथन नंबर 1 एवं कथन दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन से पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो ऑप्शन नंबर ए पतंजलि इस प्रश्न का सही उत्तर है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक या आचार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, पतंजलि इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ऑप्शंस हैं अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। यहाँ ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग, जिनकी अगर बात की जाए तो 184 से 148 ईसा पूर्व तक रहे थे। ये इनके समकालीन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है रघुनाथ शिरोमणि, गंगेश
श्रीधर या उदयन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ। तो यहाँ पर गंगेश और उदयन नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? ऑप्शंस हैं कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, आजीविकों की या चारवाकों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चारवाकों की। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें। वह उनका कहना था उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ऑप्शन है जैन, चारवाक, बौद्ध या सांख्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चारवाक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या भक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली। ऑप्शन है लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, या मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, या वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन है चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम ग्रंथ या न्याय सूत्र है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है कपिल, कणाद, गौतम या जैमिनी। तो गौतम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ ऑप्शन है गौतम, कपिल, कणाद या जैमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए, गौतम इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन हैं कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट दर्शन को सूची 2 मोक्ष प्राप्त करने के तरीके से उचित मिलान करना है। सबसे पहले अगर न्याय दर्शन की बात की जाए तो न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है तार्किक चिंतन। वहीं अगर मीमांसा दर्शन की बात की जाए तो मीमांसा दर्शन के अनुसार वैदिक अनुष्ठान करना मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है। सांख्य दर्शन का उचित मिलान है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन का उचित मिलान है आत्मज्ञान। तो यहाँ पर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? ऑप्शन है सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय या योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा। अगला प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है चारवाक से, जैन से, बौद्ध से या मीमांसा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच की एक अलौकिक कड़ी कही गई है। वह इसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई है, या फिर वह जो पहले नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी, मीमांसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बाहरी दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है यहाँ पर योग,
न्याय, सांख्य, वैशेषिक या अपरिक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के अनुसार षष्ठी का निर्माण अणु से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद। तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकायत और कापालिक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। तो भारतीय षट दर्शन की बात की जाए तो मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक और सांख्य और योग भारतीय षट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षट दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता की बात की जाए तो इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षट दर्शन के भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, चारवाक या सांख्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, महात्मा बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? ऑप्शन से एकत्ववाद, समग्र एकत्ववाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर डी, अद्वैतवाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शंकर, कपिल, रामानुज या पतंजलि। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शंकर। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रज्ञात दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीकंठाचार्य, मध्वाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से रामानुजाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ऑप्शन है शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज या माधव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से उचित मिलान करना है। यहाँ संवत्सर किस समय से गणना की जाती है? सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर विक्रम संवत, तो विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ए का 4 यहाँ उचित मिलान है। वहीं अगर बात की जाए शक संवत की, तो शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। बी का 3 उचित मिलान है। और वहीं साथ ही साथ शक संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत्सर की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कली संवत्सर, यहाँ पर 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो यहाँ पर 310 शायद इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पर डी उचित मिलान है।
अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कथन है, विक्रम संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से ईस्वी से आरंभ हुआ। और थर्ड स्टेटमेंट है, गुप्त काल सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। कथन नंबर 4 है, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर दिए गए सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गधया था ऑप्शन से सिक्का, भूमिकर, व्यापार कर या सैन्य अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्का। तो गधया एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के को ससानियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो यहाँ पर बात की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पर इसे शक संवत को विक्रम संवत में दिनांकित करना है। तो अगर बात की जाए तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है और विक्रम संवत का प्रारंभ मानते हैं हम 57 अथवा 58 ईसा पूर्व से। तो यहाँ पर हमें शक वर्ष 465 को विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ 465 में 78 ईस्वी का और यहाँ पर 58 इसको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कुल योग हमें मिलेगा 601। तो 601 यहाँ पर विक्रम संवत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, कलचुरी संवत, कृत संवत, शक संवत या गुप्त संवत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कृत संवत। तो मालव संवत कृत संवत नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो विक्रमादित्य जो कि प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने, जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की स्थापना की। विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना होगा, क्योंकि शक संवत का जो प्रचलन है वो कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। तो अगर शक संवत में ये आपका 556 दिया गया है तो ईस्वी सन में इसमें हम 556 में 78 हम ऐड कर देंगे। तो अगर 78 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 634 ईस्वी। तो 634 ईस्वी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। ऑप्शन है, काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर या श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिष्ठानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है, थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी, जीवित गुप्त द्वितीय देव बरनाक अभिलेख। तो यहाँ पर बताना है एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ना कि गया से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव या वल्लभी के मैत्रक।
तो यहाँ पर बताना है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक यहाँ पर किन किन राज्यों का शासनकाल था। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो मालवा के परमार को छोड़कर और देवगिरी के यादवों को छोड़कर 1 3 4 6 यहाँ पर सही आंसर है। तो अगर इस प्रश्न की व्याख्या की जाए तो 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्टार्टिंग हो गई थी। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। वो थे मगध के गुप्त और थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। तो यहाँ पर 1 3 4 6 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है पुष्यभूमि, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन या परिक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूमि। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। ऑप्शन है हरिसेन, कल्हड़, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन है पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकरवर्धन या परिक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं। ऑप्शन है हरिसेन, कल्हड़, कालिदास या इनमें से किसी में नहीं। तो कल्हड़ ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग या थानेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। अगला प्रश्न है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। ऑप्शन नंबर सी कन्नौज इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। ऑप्शन है कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में या वल्लभी तथा प्रयाग में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन है काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने या विक्रमादित्य द्वितीय ने। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन 2 ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन है कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। ऑप्शन है यहाँ पर 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या 634 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाढ़ निवासी था। ऑप्शन है यहाँ पर पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि
भाड़भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे स्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सम्राट हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्ष। तो हर्षकालीन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो इन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेन-त्सांग, इत्सिंग या तारानाथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्वेन-त्सांग। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग जो कि चीनी यात्री था उसने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थी। कथन नंबर 2, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। कथन नंबर 3, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर बात की जाए, कथन नंबर 2 और कथन नंबर 3 यहाँ पर सही है। कथन नंबर 1 यहाँ पर गलत है कि सड़क और मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो ह्वेन-त्सांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्ण तरह सुरक्षित नहीं था। ह्वेन-त्सांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन 1 गलत है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। कथन नंबर 2, कथन नंबर 3 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबार में ह्वेन-त्सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शन है ताइसुंग, तुंगकुआन, कुयेनबू या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ह्वेन-त्सांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्कियों के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेन-त्सांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके किए गए कार्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उससे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन है वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। तो चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेन-त्सांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। ऑप्शन नंबर बी, मथुरा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए या ऊन के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेशम के लिए। तो गुप्त काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। तो 637 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग
नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर हेनसांग ने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा आया और यहाँ उसने व्याख्यान दिया। ऑप्शन नंबर डी नालंदा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सीयू की रचना। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हेनसांग की इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ऑप्शन है फाहियान, सुंगयुन, हेनसांग, इत्सिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीयूकी नामक विवरण निम्नलिखित में से किससे जोड़ा है? ऑप्शन है फाहियान, अलबरूनी, मेगास्थनीज या हेनसांग। तो जैसा कि हमने कई क्वेश्चन पर डिस्कस किया, हेनसांग इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 695 ईस्वी में अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह अकेले ही कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा की ओर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होकर वह चीन की ओर वापस लौट गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उत्खलित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? ऑप्शन हैं, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही, विनिमय पत्र या सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विनिमय पत्र। और भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है और इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नकद और उधार पर ही किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नकद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि व्यापार उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है, तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय की बात की जाए तो आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ऑप्शन है फोकवोकी, युनतू, सीयूकी या सिकिया बोनो। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यिंतू। तो प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिंतू और थियानतू नाम से किया है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? ऑप्शंस हैं यहाँ पर कुषाण, सिथियंस या मुगल या मुसलमान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ऑप्शंस हैं नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, भाजाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। दिए गए ऑप्शंस में बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नालंदा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नालंदा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार।
ऑप्शन नंबर डी बिहार इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, यहाँ पर आपको बताना है असर्शन रीजन। कथन है यहाँ पर सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और रीजन दिया गया है इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर दिए गए कथन असर्शन जो कि सही है और कारण दोनों ही सही है और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है यहाँ पर? तो कथन एक है चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी तीर्थयात्री हिंसा हर्ष से मिला और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो यहाँ बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चीनी यात्री फाहियान की बात की जाए तो चीनी यात्री फाहियान गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। हर्ष हिंसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। हिंसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग आबूजीत अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। कथन नंबर 2 सांबपुत यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर दिए गए बोथ ऑप्शंस यहाँ पर आपके बोथ दोनों ही कथन सही हैं। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंसांग आबूजीत अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है, इसलिए कथन एक सही होगा। वहीं सांबपुत यात्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 कथन नंबर 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती अवस्था के अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। यहाँ पर बताना है नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर कथन नंबर 1 गलत है, कथन नंबर 2 कथन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 निम्नलिखित कथनों में से कौन से 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। कथन नंबर सी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर बात की जाए तो शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कल्लाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्हें संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट है श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा और ज्योतिर्मठ जो कि जोशीमठ उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है
आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था ऑप्शन से कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिमी बंगाल में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारका, मानसरोवर या रामेश्वरम। तो ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 161। यहाँ दरबारी कवि को उनके राजा से सम्मिलित करना है। तो अमीर खुसरो की बात की जाए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिसेन की बात की जाए तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने अभी हमने हरिसेन के बारे में डिस्कस की थी काफ़ी बार, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। वहीं बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट का सही मिलान है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही जोड़े बनाना है और नीचे दिए गए कूट से सही उचित मिलान करना है। सबसे पहले अगर हम भोज की बात करें तो भोज का उचित मिलान है धार, दुर्गावती का उचित मिलान है गोंडवाना, समुद्रगुप्त का उचित मिलान है विदिशा और अशोक का उचित मिलान है आपका उज्जैन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य। यहाँ पर बताना है उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर भीलसा मध्य प्रदेश जो कि करेक्ट है। वहीं द्वार समुद्र की बात की जाए, हलीबीडु जो कि कर्नाटक में है, यहाँ ये महाराष्ट्र दिया गया है, ये गलत है। गिरिनगर की बात की जाए गुजरात जो कि उचित है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही मिलान है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से पूछे हुए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।